हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका GW क्लासेस के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में। आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सब, जो सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। आज का मोटिवेशनल कोट है, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो हम आज तक हमने नहीं सोचा। आज का पहला प्रश्न है, गृह मंत्रालय द्वारा घोषित अशांत क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 फस्पा के तहत एक अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। पॉइंट 2, किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने से सशस्त्र बलों को बिना किसी पूर्व वारंट के उस क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार मिल जाता है। पॉइंट 3, अशांत क्षेत्र की घोषणा एक स्थायी उपाय है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी तीनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। का सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल दो, यानी कि किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने से सशस्त्र बलों को बिना किसी पूर्व वारंट के उस क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार मिल जाता है। मणिपुर में 6 क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र को गृह मंत्रालय द्वारा अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। जब किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है तो सशस्त्र बलों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं। गोली मारकर हत्या करना, कुछ परिस्थितियों में वे घातक बल का प्रयोग कर सकते हैं, भले ही इससे नागरिकों की मृत्यु हो जाए। बिना वारंट के गिरफ्तारी, वे बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। तलाशी और जब्त, सशस्त्र बल बिना वारंट के तलाशी और जब्ती कर सकते हैं। संपत्ति नष्ट करना, वे ऐसी संपत्ति नष्ट कर सकते हैं जिसके बारे में संदेह हो कि उसका उपयोग विद्रोहियों या आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है। सरकार नियमित रूप से अशांत क्षेत्र घोषित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करती है और सुरक्षा स्थिति स्थिर होने पर घोषणा को हटा सकती है। यह लचीलापन सुरक्षा चुनौतियों के प्रति अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की अनुमति देता है और नागरिक स्वतंत्रता पर अनावश्यक प्रतिबंधों से बचाता है। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 अफस्पा के तहत वास्तव में एक अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। यह अधिनियम उग्रवाद से अशांत माने जाने वाले क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अनुप्रयोग पर्यावरण अनुकूल जैव व्युत्पन्न फोम से लाभान्वित हो सकते हैं? ऑप्शन ए पैकेजिंग सामग्री, ऑप्शन बी फर्नीचर और बिस्तर, ऑप्शन सी ऑटोमोटिव और एरोस्पेस उद्योग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। IISC द्वारा पर्यावरण अनुकूल जैव व्युत्पन्न फोम विकसित किया गया। यहाँ कुछ प्रमुख लाभ और अनुप्रयोग दिए गए हैं। इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस, बायोडिग्रेडेबल, वे प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाते हैं जिससे पर्यावरणीय प्रभाव कम हो जाता है। कम कार्बन फुटप्रिंटिंग, पारंपरिक फोम की तुलना में उनकी उत्पादन प्रक्रिया में अक्सर कम कार्बन फुटप्रिंट होता है, या पदचिन्ह उसी को कहते हैं होता है। नवीकरणीय संसाधन, ये गन्ना और मक्का जैसे नवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त होते हैं। बहुमुखी प्रतिभा, विभिन्न अनुप्रयोगों के अनुरूप विभिन्न घनत्वों और गुणों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। नवकरणीय संसाधन में ये गन्ना और मक्का जैसे नवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त होते हैं। अनुप्रयोग या एप्लीकेशन इसके क्या हैं? पैकेजिंग, शिपिंग और भंडारण के दौरान नाजुक सामान की सुरक्षा करना।
क्षति को रोकने के लिए कुशनिंग उत्पाद, इंसुलेशन, इमारतों और उपकरणों में थर्मल इंसुलेशन का काम करते हैं। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए ध्वनि इंसुलेशन का काम करते हैं। ऑटोमोटिव वाहनों में ध्वनि रोधन और तापीय इंसुलेशन का भी काम करता है। फर्नीचर, गद्दे और असबाब सहित फर्नीचर में कुशनिंग और सपोर्ट का भी काम करता है। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। पॉइंट 2, भारत सरकार ने लिथियम, कोबाल्ट और निकिल सहित 12 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है। गलत कथन को चुनें। इसमें से गलत कथन चुनना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि नंबर एक गलत है। भारत महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर अभी नहीं है, इसलिए पॉइंट 1 जो है कि गलत है। खान या माइंस मिनिस्ट्री ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। हालांकि भारत के पास महत्वपूर्ण खनिजों के कुछ भंडार हैं, लेकिन इनमें से कई संसाधन के लिए यह आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है। भारत महत्वपूर्ण खनिजों के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है, लेकिन यह एक जटिल और सतत प्रक्रिया है। भारत सरकार ने वास्तव में 12 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है, जिनमें लिथियम, कोबाल्ट, निकिल और अन्य शामिल हैं। एक खनिज विभिन्न उद्योगों, विशेष रूप से उभरते स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार आयात पर निर्भरता कम करने के लिए इन खनिजों की घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। अगला क्वेश्चन, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1, उन्होंने उल गुलान नामक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की। पॉइंट 2, उनका जन्म 1875 में झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। सही कथन चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। का सही उत्तर है ऑप्शन एक और दो दोनों, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 15 नवंबर 2024 को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलिहातू, जो अब खूंटी जिला झारखंड में है, में हुआ था। हाँ, यह सही है। बिरसा मुंडा ने धार्मिक आंदोलन की स्थापना की, जिसे उल गुलान, इसका अर्थ है महान उत्पाद, के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य आदिवासी संस्कृति को पुनर्जीवित करना और औपनिवेशिक उत्पीड़न को चुनौती देना और पारंपरिक आदिवासी मूल्यों पर आधारित एक आदर्श समाज की स्थापना करना था। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी गुरुग्राम, और ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरुग्राम। पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। इसका उद्घाटन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान NISCPR और गुरुग्राम विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। सम्मेलन में अंतः विषय अनुसंधान और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकृत करने के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF का मेजबान है। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली, और ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने
नई दिल्ली के भारत मंडपम में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO द्वारा आयोजित यह मेला 14 से 27 नवंबर 2024 तक चलेगा, जिसका विषय विकसित भारत @ 2047 है, जिसका लक्ष्य 2047 तक आत्मनिर्भर समृद्ध भारत बनाना है। केंद्रीय मंत्री ने ITPO को विश्व स्तरीय MICE बैठकें, प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियां एजेंसी के रूप में विस्तारित करने की योजना की घोषणा की, जिससे भारत को बैठकों, प्रोत्साहनों और सम्मेलनों और प्रदर्शनियों के लिए एक शीर्ष गंतव्य के रूप में बढ़ावा मिलेगा। MICE सुविधा का विस्तार बेंगलोर, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुखना झील जो खबरों में थी किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंडीगढ़। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हरियाणा की ओर सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 1 किलोमीटर से 2.035 किलोमीटर तक के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया है। सुखना झील चंडीगढ़ में एक कृत्रिम झील है, जिसे 1958 में शिवालिक पहाड़ियों से सुखना चोई धारा को बांधकर बनाया गया था। यह झील लगभग 3 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, 1.52 किलोमीटर लंबी और 1.49 किलोमीटर चौड़ी है और इसे राष्ट्रीय आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है। जलग्रहण क्षेत्र में उबड़ खाबड़ इलाका है और यह मिट्टी कटाव के लिए प्रणव है, जिसमें गाद भरा पानी है। सुखना झील से सटा सुखना वन्यजीव अभयारण्य 26 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और सर्दियों में साइबेरियाई बत्तख और सारस जैसे प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन, नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मालदीव और ऑप्शन डी मॉरिशस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मॉरिशस। नवीन राम गुलाम ने एक दशक के बाद चौथी बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके गठबंधन डू चेंजमेंट गठबंधन की चुनावी जीत के बाद गठबंधन ने 10 नवंबर के चुनाव में 62.6% वोट के साथ 62 राष्ट्रीय विधानसभा सीटों में से 60 सीटें जीती। राम गुलाम ने स्टेट हाउस में शपथ ली, जिसमें सांसदों, राजनयिकों और सिविल सेवकों ने भाग लिया। 2006 में उन्होंने नौकरशाही को कम करने और मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए सुधार शुरू किए, जो एक अफ्रीकी एशियाई वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 से प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए उधम सिंह मुंडी, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी अमनदीप जोहल, ऑप्शन डी विजय कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमनदीप जोहल। अमनदीप जोहल भारतीय और एशियाई गोल्फ में 34 वर्षों का व्यापक अनुभव लेकर प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया CEO के रूप में अपनी नई भूमिका में आए हैं। उनकी नियुक्ति से भारतीय गोल्फ के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे खेल के बारे में उनकी गहरी समझ का लाभ मिलेगा। एक प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी के रूप में जोहल का नेतृत्व PGTI की पहल को बढ़ाएगा और भारत में गोल्फ प्रतिभाओं के विकास को बढ़ावा देगा। नेतृत्व में यह बदलाव PGTI की स्थापना में उधम सिंह मुंडी के महत्वपूर्ण योगदान के बाद हुआ है। अगला क्वेश्चन, इस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने एशियाई विकास बैंक के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के विकास के लिए 13,500 करोड़ के ऋण की मंजूरी दी।
ऑप्शन ए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी विश्व बैंक और ऑप्शन डी यूरोपीय निवेश बैंक। का सही उत्तर है ऑप्शन सी विश्व बैंक। अमरावती के विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा 13,500 करोड़ रुपए ऋण को मंजूरी देना भारत के शहरी बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण निवेश को दर्शाता है। अमरावती समावेशी और सतत राजधानी शहर विकास कार्यक्रम का उद्देश्य एक आधुनिक, टिकाऊ और समावेशी शहर बनाना है। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के बीच यह सहयोग भारत में आर्थिक विकास और शहरी विकास को आगे बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के महत्व को रेखांकित करता है। यह ऋण महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करेगा, जिससे अमरावती के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। अगला क्वेश्चन, कोरिया सैट 6A संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने के लिए किस कंपनी के रॉकेट का उपयोग किया गया? ऑप्शन ए ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन बी स्पेस एक्स, ऑप्शन सी रॉकेट लैब, ऑप्शन डी नॉर्थरोप ग्रुमन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्पेस एक्स। कोरियाई सैट 6A संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा संभव हुआ। यह प्रक्षेपण उपग्रह परिनियोजन के लिए विश्वसनीय और कुशल प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने में स्पेस एक्स की क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। निजी अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी तकनीक के रूप में स्पेस एक्स वैश्विक उपग्रह संचार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। फाल्कन 9 रॉकेट की भू-स्थिर कक्षा प्रविष्ट क्षमताओं में सुनिश्चित किया कि कोरिया सैट 6A 116 डिग्री पूर्व में अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गया, जिससे दक्षिण कोरिया के उपग्रह संचार ऑपरेटर को बेहतर स्थिर और प्रसारण सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिमी कमान का नया थिंक टैंक ज्ञान शक्ति कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी जयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जयपुर। दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा स्थापित नया थिंक टैंक ज्ञान शक्ति जयपुर राजस्थान में स्थित है। इस पहल का उद्देश्य सशस्त्र बलों, उद्योग, राज्य सरकार और शिक्षाविदों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना है। दिग्गजों, विशेषज्ञों और संगठनों को एक साथ लाकर यह भारत के रक्षा परिवर्तन में योगदान देना चाहता है और राजस्थान के विकास का समर्थन करना चाहता है, विशेष रूप से रक्षा विनिर्माण में। यह पहल 2029 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के राज्य के दृष्टिकोण के अनुरूप भी है। अगला क्वेश्चन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अध्यक्षता में 35वां त्रिसेवा कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी कोच्चि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोच्चि। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में 35वां त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन TSTCC आयोजित किया गया। इस वार्षिक सम्मेलन में सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य रक्षा संरचनाओं के वरिष्ठ कमांडरों ने संयुक्त प्रशिक्षण पहलों और उभरती रणनीतियों पर चर्चा की। एकीकृत संचालन की आवश्यकता पर जोर देते हुए सम्मेलन ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने और भविष्य के संघर्षों के लिए एकीकृत बल के रूप में बलों को तैयार करने के लिए संयुक्त कौशल और अंतर सेवा तालमेल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस शहर में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी सिलवासा, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी पुणे। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
सिलवासा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी सिलवासा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया। 13 नवंबर को अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने छात्रों से बातचीत की और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने क्षेत्र में पर्यटन विस्तार, रोजगार के अवसर पैदा करने और भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति मुर्मू ने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा किया और स्थानीय निवासियों से मुलाकात की, जिससे प्रशिक्षण, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। मित्रों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, से अधिक लोगों का लाभ हो। और इस सेशन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।